देखो सीधी बात करूंगा यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपके लिए मिड टर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले बस 1 मिनट, ये वीडियो किसके लिए है और ये वीडियो कौन बना रहा है, ये दोनों बातें जानना बहुत जरूरी है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने सारी मिड टर्म की तैयारी कर ली है, अब उन्हें लास्ट मोमेंट पे उन चीजों को ज्यादा रिवाइज करना है जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ताकि वो उन टॉपिक्स को पक्का कर सके। सेकेंडली, ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको लगता है कि वो सारा सिलेबस करके नहीं जा सकते, अभी एक आध चैप्टर उनका रह गया तो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, मैं तो यहां पे सारे मिड टर्म के इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगा और आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। सेकंड, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वीडियो बना कौन रहा है। ये वीडियो बना रहा हूं मैं, मेरा नाम आशु घई है और मैं 18 साल हो गए हैं, 18वां साल चल रहा है कि 10th क्लास के बच्चों को मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में 5-6 साल से पढ़ाता आ रहा हूं। तो मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है, अलग अलग स्कूलों का, अलग अलग टीचर्स का, अलग अलग प्री बोर्ड्स का, अलग अलग बोर्ड्स के एग्जाम का, कि टीचर के माइंडसेट में क्या रहता है कि वो सबसे ज्यादा टॉपिक किसके लिए देता है। एंड दैट इज वाई हमारा 80-20 रूल बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ था बच्चों में, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहां पे आज हम हर एक चैप्टर वाइज जो आपके मिड टर्म में आ रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। अब मैं चाहता तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के भी लेके आ सकता था क्योंकि वो आसान होता, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ टॉपिक्स को बताना नहीं है, उसमें समझाना है। मतलब टॉपिक नहीं समझाऊंगा मैं, आपको बताऊंगा आप टॉपिक कहां समझ सकते हो, लेकिन ये बताऊंगा कि उससे सवाल किस प्रकार से आते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से हो सकता है वीडियो जो कि 7-8 मिनट की होनी चाहिए थी, हो सकता है ज्यादा की हो जाए, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को बताऊंगा कि वहां पे क्या आएगा। जैसे कि सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में मोस्टली बच्चों का लाइट और ह्यूमन आई आ रहा है। अगर आप में से किसी का इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो मैं उसके भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, बट ज्यादातर बच्चों का लाइट और ह्यूमन आई आ रहा होगा। अब लाइट और ह्यूमन आई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा, वो आ जाती है हमारे पास रे डायग्राम्स। देखो मैंने, पता नहीं आप मेरे वन शॉट्स देखे हैं नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने हमेशा से बोला है कि रे डायग्राम सिर्फ डायग्राम्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि रे डायग्राम्स में आपको सिर्फ डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। यानी कुछ न्यूमेरिकल सिर्फ न्यूमेरिकल है और कुछ न्यूमेरिकल्स में रे डायग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इसमें वो वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। इससे दोनों प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू भी बन सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने, मान लो एक कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो इमेज कहां बनेगी, कैसा भी और कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट और छोटी बनेगी, बिकॉज कनकेव लेंस। ऐसे कन्वेक्स में डिपेंड करता है, अगर कन्वेक्स लेंस में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट पर रखा हुआ तो इमेज फोकस पे आ जाएगी, पॉइंट साइज। तो वो वाली सारी बातें डायग्राम से, मेरे कहने का मतलब लिटरली डायग्राम बनाना नहीं है, बनाना तो है इंपॉर्टेंट, हर एक डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कैसे बनेगी, वो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प भी करेगा। सेकंड, देखो 1 से लेके 2 न्यूमेरिकल पक्का आएंगे, 1 से लेके 2 न्यूमेरिकल पक्का आएंगे लेंस फॉर्मूला पे एंड मिरर फॉर्मूला पे, कोई रोक नहीं सकता। मिड टर्म में अगर आपका लाइट चैप्टर आ रहा है और लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो फिर वो अच्छा पेपर नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ के ना भी आए, विच बेसिकली मीन्स कि ये कहते हैं ना, एक जैसे एक मान लो एक खाना लगा हुआ है, उसमें एक मीठा होना जरूरी होता है ना, ऐसे ये मीठा है, मतलब अगर ये नहीं है तो बस खाना तो खाना है लेकिन फिर वो अधूरा है। तो लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला के ऊपर 1-2 आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो मिल सकते हैं। आपको 101% एक क्वेश्चन मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक थियोरेटिकल भी हो सकता है और एक न्यूमेरिकल भी हो सकता है। थ्योरी वाइज कैसे, जैसे कि एमसीक्यू में आ जाता है कि एक लाइट इधर से इधर गई तो पता हो डेंसर मीडियम है या रेयरर, तो वो बेंडिंग दिखा रखी होगी, आपको आपको बोल रखा होगा कि अगर लाइट इधर से इधर गई तो कौन सा मीडियम डेंसर है कौन सा रेयर है, ऐसे न्यूमेरिकल। मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको करने कहां से हैं। मैं अभी आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको करना आ सकता है। अब सवाल उठता है कि ये सारी चीजें हम करेंगे कहां से, तो आंसर है यहां से करेंगे। देखो अगर आपको कोई भी मेरा टॉपिक समझना है तो मैंने ऑफलाइन के साथ, यूट्यूब पे पहली बार किसी टीचर ने डेडिकेटेड ऑफलाइन के साथ एंड एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये वन शॉट डाले थे, बहुत ज्यादा पसंद आए थे बच्चों को, बिकॉज बच्चों को ऐसा लग रहा था कि हमको जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा रहा, हम क्लासरूम में बैठे हैं और बड़ी मजे से पढ़ाई कर रहे हैं। ये वन शॉट आप देख सकते हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं बस आपको फोटो दिखा रहा हूं कि जब आप लिंक खोलोगे तो ये फोटो आनी चाहिए। ह्यूमन आई पे अभी आ रहा हूं,
और क्वेश्चंस की बात है तो मैंने 150 क्वेश्चन फिजिक्स में कराए थे, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए थे, इसका भी लिंक है। तो लाइट चैप्टर पे आपको जाना है और उसके सारे क्वेश्चन करने हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे कराए गए हैं। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर आपका चैप्टर हो रखा है तो आपको इस लेक्चर पे जाना है, लिंक मिल जाएगा। देखो 6 घंटे का लेक्चर है, 6 घंटे का लेक्चर है। आपको सिर्फ इसमें लाइट या फिर ह्यूमन आई देखना है, तो आपके लिए काम 1-2 घंटे का हो जाएगा। नहीं तो 3.5 घंटे का लाइट का, इसमें जो पूरा मत देखना, जो टॉपिक आपका कमजोर है, आपको लगता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ईमानदारी से पढ़ा है, बिकॉज अगेन मुझे इन सालों के एक्सपीरियंस में पता है कि सबसे ज्यादा बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फंसता है। तो ये वाला वन शॉट आप देख सकते हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम ह्यूमन आई पे आते हैं, तो ह्यूमन आई में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे पास आ जाती है प्रिज्म। आपको पता है प्रिज्म जो है ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कहीं ना कहीं लाइट चैप्टर से कनेक्टेड है। मतलब सेम न्यूमेरिकल भी दे देते हैं, 3 नंबर में 2+1 के फॉर्म में भी दे देते हैं, लेकिन इंडिविजुअल जो क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आते हैं, वो प्रिज्म पे आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं अभी आपको बता रहा हूं। एमसीक्यूज आते हैं, 4 डायग्राम बना रखे होते हैं, कौन सा सही है, सबसे नीचे कौन सा कलर आ रहा है, व्हाइट लाइट जब पास हुई तो 7 कलर आए ना, 7वां कलर कौन सा है, कौन से डायग्राम में। अच्छा, लेबलिंग वाले सवाल एमसीक्यू में बहुत आते हैं, कौन सा एंगल करेक्टली लेबल्ड है, कौन सा एंगल इनकरेक्टली लेबल्ड है, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कौन है, एंगल ऑफ प्रिज्म कौन है, ये वाले सवाल बहुत आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के चांस, मतलब एमसीक्यू के चांसेस 90% हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के चांस इसमें से आना, क्योंकि यार देखो मिड टर्म है तो चीजें बहुत वेरी करेंगे, बट बोर्ड में तो 90% चांसेस एमसीक्यू के होते हैं। मिड टर्म में क्या, हर एक चैप्टर की वेटेज भी ज्यादा है, तो ज्यादा क्वेश्चंस भी फिर आते हैं, वो भी है, ठीक है। चलो, क्योंकि सिलेबस कम होता है। सेकेंड टॉपिक आपको पता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में से अगर मुझे किसी एक को चुनना होगा तो मैं मायोपिया को चुनूंगा, लेकिन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन आ सकती है, या फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल तो इसी के ऊपर बेस्ड है। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को न्यूमेरिकल में, मेरा यकीन मानो इस वन शॉट के अंदर बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई हैं कि ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल कैसे आप कर सकते हो, बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई हैं। तो ये वो वन शॉट, और क्वेश्चन आपको यहीं पे मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर बात करें तो करेक्शन आती है, साथ में न्यूमेरिकल आता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पे। तीसरी चीज अगर मुझे यहाँ पे आपको बोलनी हो तो सम कलरफुल ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड में जो कलरफुल वर्ल्ड वाले क्वेश्चन है उसमें प्रिज्म ज्यादा आता है। अब मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या टेंडल इफेक्ट, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मुझे किसी एक को चुनना होगा जो इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सीधा नहीं आएगा, मतलब सीधा डेफिनेशन आ गई तो फिर अच्छी, वही वाली बात है, पेपर अच्छा नहीं है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर ऐसे सवाल आएंगे कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, 2 मिनट पहले सनराइज सनसेट, वो वाले सवाल आपको पता होगा ना। नहीं पता है तो फिर आपने अच्छा वन शॉट नहीं देखे या फिर तैयारी नहीं चल रही है आपकी अच्छी। तो ये विद एक्सपेरिमेंट्स हैं सारे, क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से फिजिक्स हमारी सॉर्टेड है। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, मुझे ऐसा लगता है ये सबसे आसान लगता है बच्चों को चैप्टर, बिकॉज ये पहला चैप्टर और बच्चा बार बार इसको पढ़ने के बाद थकता है, तो बार बार इसको तो पढ़ता ही है। लेकिन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक सवाल ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आया तो फिर मैं यही कहूंगा पेपर अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है खाने में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करने के ऊपर सवाल है ना, जिसमें आइडेंटिफाई करने को बोला जाता है। इन शॉर्ट आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा ही आना चाहिए। उसमें आपसे एजेंट भी पूछ सकते हैं, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, और एजेंट भी पूछ लेंगे, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। सॉल्यूशन लेके आए अगर नहीं आता है तो। सेकंड आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे बहुत सवाल आते हैं। एक तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे सवाल आता है आइडेंटिफाई करने वाला, यानी आपको रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे बताओ कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से अलग कह रहा हूं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो उनमें से आपसे कोई पूछ लेंगे। इसमें आइडेंटिफाई द रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन काफी पूछते हैं, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर प्रेसिपिटेट का कलर। भाई ये तो पता नहीं क्यों हमारे सीबीएसई को बोर्ड में तो इससे इतना प्यार है, मिड टर्म में भी आ सकता है, बहुत चांसेस हैं।
कौन सी वाली रिएक्शन कह रहा हूं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, साथ में प्रेसिपिटेट का कलर पूछते हैं। लेड आयोडाइड का कलर क्या बना? येलो बन गया। बेरियम सल्फेट का कलर क्या बन गया? व्हाइट बन गया। वो वाले सवाल आपसे पूछ लेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट साथ में प्रेसिपिटेशन के ऊपर सवाल आएगा। तीसरा आपको मुझे लगता है पता है, आप वेट कर रहे थे कि सर ये कब लिखेंगे, वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बहुत सॉर्टेड है, बहुत सॉर्टेड है। कहां से करें? आंसर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से दुनिया स्टार्ट हुई थी, जहां पे हमने लिखा था कि यूट्यूब में पहली बार हमने ऐसा किया है 2 घंटे के अंदर ऑफलाइन विद सम क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स। यहां पे ही आपको वन शॉट मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंट्स अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम नहीं है तो स्किप कर सकते हो, बट पढ़ाते हुए ऐसी फील आएगी कि मजा आ जाएगा। अगर कोई टॉपिक में कंफ्यूजन है तो इवन वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। यहां पे फिर से 150 क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री के करवाए थे, 150 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कराए थे, 5 घंटे लगे थे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के उनमें से लगभग 30-40 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, जाके देख सकते हो। ये सारे लिंक आपको ढूंढने नहीं है, आपको ढूंढना नहीं है, सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर फर्स्ट कमेंट में पिन भी हो सकता है, देख लेना। ठीक है, चलो आप इसके बाद अगर बात करें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट अगर इसके जैसे कि मान लो किसी का अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो मैं बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है, आप टेंशन मत लो भी। ठीक है, बस थोड़ा सा रुको। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की अगर बात करें तो यहां पे बेकिंग सोडा, ओए होए भाई, पता नहीं भाई क्या प्यार है हमारे एग्जामिनर्स को, बेकिंग सोडा या कह लो बेकिंग पाउडर, दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक के ऊपर सवाल आ जाता है। मतलब बेकिंग सोडा, बेकिंग, अब आप सोचो मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक लिख रहा हूं तो इसमें कुछ तो खास होगा, पता नहीं क्या, मतलब खास मतलब पता नहीं क्यों, या तो सीबीएसई में पकोड़े कोई बहुत खा रहा है, बहुत कोई केक खा रहा है, बट बड़ा लगाव है उनको बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर से, काफी लगाव है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर पीओपी हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अदर सॉल्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, अदर सॉल्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच के ऊपर डेली लाइफ या पीएच के ऊपर सवाल कि इसका पीएच इतना है तो ये एसिड होगा, बेस होगा, ये वाले सवाल। मैं यहाँ पे 4 टॉपिक डालूंगा बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है यार, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये काफी आता है, यानी कि एसिड रिएक्ट हुआ मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनी, ऐसे ऐसे। नाइट्रिक एसिड क्यों हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता? बिकॉज वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये वाले सवाल केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत आते हैं। अगेन ये सारे सवाल इन 150 क्वेश्चन में कराए गए हैं और वन शॉट यहाँ पे आपको 3 घंटे का वन शॉट मिलेगा ऑफलाइन के बच्चों के साथ। आप देख सकते हो ये हम कोई ऐसे नहीं है नींबू पानी पी रहे हैं, ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं क्लास के अंदर, ये सारे इंडिकेटर्स चल रहे हैं, ये हाइड्रोजन का टेस्ट चल रहा है, बहुत क्रेजी वन शॉट्स हैं। खैर ये 150 से ज्यादा क्वेश्चन में आपको दोनों चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, डन है। अब आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी का एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन लेके आया हूं। देखो बायोलॉजी में ना, आपको बता दूं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो लिखवा रहा हूं लेकिन क्वेश्चन ना बायोलॉजी में छोटे छोटे पॉइंट से आते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होता है कि मेजरली पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायो में क्या होता है छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए आपको मैं कहूंगा कि आप बायोलॉजी का, कंप्लीट बायोलॉजी का ये लेक्चर से आपके 2 चैप्टर कर लें, जो कि हमारे पास 4 घंटे 20 मिनट का कंप्लीट बायोलॉजी है। सुबह 8 बजे हुआ था, अब सुबह 8 बजे की एनर्जी आप समझ सकते हो क्या क्रेजी एनर्जी होगी, बहुत क्रेजी एनर्जी के साथ ये पढ़ाया गया था। बट द पॉइंट इज, अगर आपको ये सारी चीजें, वैसे तो लिंक नीचे मिलेंगे, ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप साइंस एंड फन के ऐप पे जाके फ्री में भी ये देख सकते हो। आपको कोई पैसे नहीं देने, साइंस एंड फन के ऐप पे जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको वहां पे एक सेक्शन मिलेगा, बस रजिस्टर करना होगा अपने नंबर से, सॉरी कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक मिड टर्म का सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको ये सारी चीजें कंबाइंड मिल जाएंगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलो बाकी यूट्यूब पे तो फ्री है, वहां पे भी फ्री है, बस आपके लिए आसान होगा, बस एक ऐप डाउनलोड करके रखना होगा फोन पे, उसके लिए इंटरनेट खर्च होगा जो कि इस वीडियो के लिए भी हो रहा है, बस और कुछ नहीं करना है आपको, वहां पे फ्री में हमारा सब एक जगह पे मिल जाएगा। लाइफ प्रोसेसेस की बात करूं अगर मैं, तो लाइफ प्रोसेसेस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में दोनों प्रकार के, एरोबिक भी और एनारोबिक भी, इसमें डिफरेंस काफी पूछा जाता है। एरोबिक और एनारोबिक में काफी बार डिफरेंस पूछे गए हैं। देखो डिफरेंस में टेबल वाला डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सवाल भी पूछ सकते हैं कि भैया कर्व साइकिल क्या होता है, ऑक्सीजन अगर लिमिटेड है तो लैक्टिक एसिड मसल्स में कैसे बन जाता है, तो इनडायरेक्ट सवाल भी है या डायरेक्ट डिफरेंस भी पूछा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो ह्यूमन डाइजेशन से एक सवाल, देखो चैप्टर बहुत बड़ा है यार,
कोई अंत नहीं है वैसे तो, बट ह्यूमन डाइजेशन से कोई पूरा ह्यूमन डाइजेशन, पूरा ह्यूमन न्यूट्रिशन तो नहीं पूछेंगे, माउथ से लेके एनस तक बहुत बड़ा है, लेकिन पूछ सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन, व्हाट इज द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ऐसे करके आपसे सवाल पूछ सकते हैं, एक आध नंबर में पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास, मैं अगर ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन में चुनना चाहूंगा तो मैं एक्सक्रीशन को चुनूंगा। मैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन यानी किडनी और उसके अंदर की चीजों को चुनूंगा, किडनी एंड इनसाइड। आसान भाषा में कहूं तो मैं नेफ्रॉन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। नेफ्रॉन काफी इंपॉर्टेंट है, चांसेस बहुत है, ठीक है। तो ये अगेन क्वेश्चन में मिल जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हार्मोन्स के ऊपर एक सवाल पक्का है कि भैया इंसुलिन के इंजेक्शन बाहर से क्यों लगा रहा है कोई, पेंक्रियास ढंग से काम नहीं कर रहा, किसी की हाइट छोटी रह गई तो कौन से हार्मोन ने काम नहीं किया भाई, है ना। फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसको कहते हैं भाई, ये मैं हार्मोन इन ह्यूमंस कह रहा हूं, अभी मैं अभी प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूं, इन ह्यूमंस कह रहा हूं, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट। फिर एक सवाल ब्रेन से रिलेटेड आएगा, तो ब्रेन की सारी पढ़ाई कर लेना। बॉडी का बैलेंस कौन संभालता है, रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कर रहा है, वॉलेंट्री एक्शन कौन कर रहा है। और मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, मुझे लगता है कि इन सबसे पहले हमें यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन डालना चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया पीछे, हमें हमारी एनसीईआरटी, हमारे सीबीएसई को प्यार है बेकिंग सोडा से, ऐसे पता नहीं क्यों प्यार है रिफ्लेक्स एक्शन से। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क वाला वो डायग्राम एनसीईआरटी का, जिसमें वो पैन को छू रहा है, जिसमें मोटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, उनकी लेबलिंग वगैरह आती है, बहुत आता है। लेकिन यहां पे मैं एक और पार्ट डालना चाहूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी प्लांट्स को कंसीडर नहीं किया, तो ये एनिमल वाला पार्ट हुआ है। प्लांट्स में आपको प्लांट के हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन फिर वहीं पे मेरे हिसाब से दोनों मूवमेंट्स भी फिर उतने ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो आप, नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट। तो मैं किसको डालूं, चलो ऐसा करते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स को मैं डालता हूं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स को मैं यहां पे डाल देता हूं। लेकिन आधे बच्चों के पेपर में ट्रॉपिक मूवमेंट्स आएंगे, नास्टिक मूवमेंट्स आएंगे, और आधे बच्चों के पेपर में प्लांट के हार्मोन के ऊपर सवाल आ सकता है, तो वो उसको भी कंसीडर कर लेना। आप कहोगे पूरा ही चैप्टर हो गया, बट इससे एग्जाम में पूरा ही आया हुआ है। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपके लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी हैं और उनका सॉल्यूशन बता दिया, जो कि नीचे आपको मिल जाएगा। तो हमने ये, अरे मैंने कहा था आपसे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन हाँ, मुझे लगा था 7-8 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन मैं समझाया भी 17 मिनट हो गया। बाकी मुझे लगता है ये पूरी की 17 मिनट आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, क्योंकि आपका आगे का बहुत टाइम बचाएंगे। मेरा नाम है आशु घई और हम आपको यूट्यूब पे और पेड बैचेस में पढ़ाते हैं। मिलते हैं ऐसे और किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आपके मिड टर्म्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।